हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम को डिफ़ाइन करने से पहले हम कुछ कंसेप्चुअल एग्जांपल लेते हैं जिससे कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मोमेंटम को डिफ़ाइन करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले उन कंसेप्चुअल एग्जांपल को लेते हैं कि मोमेंटम में कौन कौन से पैरामीटर शामिल हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल ये है, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। यहाँ पर हमने दो स्टोन को रखा है, एक की मास है m1 और दूसरी की मास है m2, यानी m1 जो है ये लेस देन m2 है, यानी एक छोटा स्टोन है और दूसरा बड़ा। अब दोनों सेम हाइट पर है। यहाँ ग्राउंड पर कोई बंदा खड़ा है, वो इस बंदा इन दोनों स्टोन को कैच करने की कोशिश करता है। अब चूंकि दोनों सेम हाइट पर हैं तो हम कहते हैं कि दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम हाइट पर हैं। पर दोनों के मास में डिफरेंस है, एक का मास छोटा है और दूसरे का मास बड़ा है। अब अगर हम देखें तो m1 मास वाला स्टोन जो है ये बंदा इजीली कैच करेगा, पर m2 को कैच करने के लिए इस बंदे को ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होगी। ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत मीन्स कि वो ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगा, तब ये बंदा इस m2 वाले मास वाले स्टोन को कैच कर सकेगा। अब अगर हम इस एग्जांपल पर गौर करें कि दोनों की मासेस में चलो डिफरेंस है, वेलोसिटी सेम है, पर एक को वो इजीली कैच करेगा पर दूसरे को वो मुश्किल से, यानी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होगी, वो ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगा, तब ये m2 मास वाले स्टोन को कैच कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस एग्जांपल से हमने क्या सीखने की कोशिश की? इस एग्जांपल से हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मास जो है ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। पैरामीटर है किसका? एफर्ट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी की एफर्ट ऑफ मोशन। एफर्ट ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि बॉडी की मोशन की जो जदोजहद है, जो कोशिश है, बॉडी जो मोशन करती है, उसमें मास जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। क्योंकि अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो सिर्फ मास में डिफरेंस है, पर एक को वो इजीली कैच कर सकेगा पर दूसरे को वो इजीली कैच नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगा। ग्रेटर फोर्स अप्लाई वो क्यों करता है? क्योंकि सेकेंड स्टोन जो है उसका मास ग्रेटर है। तो मास जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि डिटरमाइन करता है एफर्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी को। एफर्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी को मास जो है ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो उसको डिटरमाइन करता है। यानी बॉडी की जो मोशन होती है उसमें मास का एक अहम किरदार है। जब मास ज़्यादा होता है तो बॉडी की मोशन की जो एफर्ट है वो ज़्यादा होती है, जब मास छोटा होता है तो बॉडी की मोशन की जो एफर्ट है वो कम होती है। अब सिमिलरली अगर हम सेकेंड एग्जांपल को देखें इसी की रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हम एक लाइट वेट कार को लेते हैं, लाइट वेट कार। और सेकेंड वन जो है वो लोडेड ट्रक। लोडेड ट्रक। अब ये दोनों जो हैं ये किसी पार्क में खड़े हैं, रेस्ट हालत में हैं। अब अगर हम चाहें कि इन दोनों बॉडीज को सेम टाइम में हम सेम स्पीड पर लाना चाहे तो क्या होगा? अगर इन दोनों बॉडीज को, एक है लाइट वेट कार और दूसरा है लोडेड ट्रक, ये किसी पार्क में रेस्ट हालत में है, पर हम चाहते हैं कि सेम टाइम में दोनों में सेम स्पीड पैदा हो जाए, या सेम टाइम में दोनों को हम सेम स्पीड के साथ मोशन में लाइए। तो अगर हम
लाइट वेट कार और लोडेड ट्रक को देखें तो इस लोडेड ट्रक को हम ग्रेटर फोर्स देंगे बनिस्बत लाइट वेट कार के। फिर ऐसी सिचुएशन में हम सेम टाइम में दोनों को सेम स्पीड के साथ मोशन में ला सकते हैं। तो ग्रेटर फोर्स हम अप्लाई करेंगे लोडेड ट्रक पर। अब अगर इन दोनों को हम सेम टाइम में रेस्ट हालत में लाना चाहे, उसकी मोशन को रोकना चाहे, तो इस दौरान हम ग्रेटर अपोजिंग फोर्स लोडेड ट्रक पर लगाएंगे बनिस्बत लाइट वेट कार के। तो इस दौरान हम इन दोनों को सेम टाइम में रेस्ट हालत में ला सकते हैं। अगर इसी एग्जांपल को हम देखें तो यहाँ पर मास जो है वो कम है और यहाँ पर मास ज़्यादा है, यानी अगर इसकी मास को हम m1 कंसीडर करें, लोडेड ट्रक की मास को m2, तो हम कहेंगे कि m1 जो है वो लेस देन m2 है। अब यहाँ पर हम ग्रेटर फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो सेम टाइम में सेम स्पीड में लाने के लिए या उसकी मोशन को सेम टाइम में रोकने के लिए। दोनों केसेस में हम ग्रेटर फोर्स सिर्फ लोडेड ट्रक पर अप्लाई करेंगे, यानी इसके लिए लेसर फोर्स की ज़रूरत होगी, जबकि लोडेड ट्रक के लिए हम ग्रेटर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब इस एग्जांपल से भी हमने वही बात सीखने की कोशिश की कि इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी जो है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पर। फर्स्ट केस में भी इफेक्ट ऑफ मोशन या एफर्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी जो है वो मास पर डिपेंड करता था, और यहाँ पर भी एफर्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी जो है वो मास पर डिपेंड करता है। जब मास ग्रेटर होता है तो हम ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेंगे, जब मास छोटा होगा तो हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे। सिमिलरली एक थर्ड वन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बुलेट लेते हैं। वो बुलेट हम लेते हैं सपोज 9 mm की। इसका मतलब ये हुआ कि बुलेट का मास जो है वो सेम होगा। बुलेट की मास को हम सेम मान लेते हैं। 9 mm की बुलेट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बुलेट को 9 mm गन से या पिस्टल से फायर की। अगर उसी बुलेट को हम अपनी हैंड की मदद से फायर करें, एक तो हमने 9 mm पिस्टल से फायर की, और दूसरी मर्तबा उसी बुलेट को, सेम मास वाली बुलेट को अगर हम अपने हाथों की मदद से फेंकें, तो इन दोनों केसेस में उस बुलेट जिसको हमने 9 mm से शूट किया है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी बनिस्बत उस बुलेट के जिसको हम अपने हाथों के जरिए फेंकते हैं। तो ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड होगा 9 mm से फायर किए गई बुलेट की वेलोसिटी को रोकने के लिए, लेकिन उसको स्टॉप करने के लिए, बनिस्बत उस बुलेट को जिसको हमने अपने हाथों की मदद से फायर की है। तो यहाँ पर भी हमने क्या सीखने की कोशिश की? ये सीखने की कोशिश की कि एफर्ट ऑफ मोशन जो है बॉडी की वो डिपेंड करता है किस पर? वेलोसिटी पर। फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे, फर्स्ट केस में हमने वेलोसिटी को सेम लिया था पर मासेस डिफरेंट थी। अब यहाँ पर सेकेंड केस में हमने मास को सेम लिया पर वेलोसिटी को डिफरेंट लिया, क्योंकि बुलेट की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर है, जबकि हैंड से फायर की गई बुलेट की वेलोसिटी जो है वो कम होगी। अब अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो ग्रेटर वेलोसिटी के लिए ग्रेटर फोर्स, लेसर वेलोसिटी के लिए या लेस वेलोसिटी के लिए लेसर फोर्स। इट मीन्स कि एफर्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी जो है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर भी। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी, इन दोनों पर एफर्ट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड करती है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन को लें, तो उस मल्टीप्लिकेशन को यानी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो हम लिखते हैं कि मोमेंटम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और वो बराबर है मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो P बराबर है M इंटू V के।
तो मोमेंटम को हम मुख्तलिफ तरह से डिफ़ाइन करते हैं, मुख्तलिफ बुक्स वाले मुख्तलिफ डिफिनीशन लेते हैं मोमेंटम की। एक डिफिनीशन तो मोमेंटम की ये है कि मोमेंटम को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक दूसरा डिफिनीशन जो है वो ये है क्वांटिटी ऑफ मोशन, quantity of motion contained in the body, quantity of motion contained in the body, बॉडी में मोशन की मकदार को, मोशन की क्वांटिटी को मोमेंटम कहते हैं। अब मोशन की क्वांटिटी डिपेंड करती है मास पर एंड वेलोसिटी पर। एक बढ़ता है, मास बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाता है। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। तो बॉडी की मोशन की जो क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? मोमेंटम कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है तो मोमेंटम कम होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब मज़ीद कुछ डिफिनीशन लेते हैं, फिर लास्ट में हम मोमेंटम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि मोमेंटम के लिए हम किस तरह के ग्राफ ले सकते हैं। तो दो डिफिनीशन हो गए, एक तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। फर्स्ट वन डिफिनीशन जो है वो है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम मोमेंटम कहते हैं। सेकेंड वन डिफिनीशन जो था वो था P इज इक्वल टू mv के। यानी मोमेंटम को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये सेकेंड डिफिनीशन था। थर्ड वन डिफिनीशन बच्चों वो इस तरह लेते हैं, इट इज मेजर्ड in terms of force, in terms of force which is required to stop the body in a unit time। यूनिट टाइम में किसी बॉडी को रोकने के लिए जितनी फोर्स दरकार होती है उस फोर्स की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ उस फोर्स हम मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। और यही बात तो हमने जो जनरल एग्जांपल लिए उससे सीखा कि जब बॉडी की मास ज़्यादा थी तो हम ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट कर देते उसकी मोशन को रोकने के लिए या उसको मोशन में लाने के लिए। जब बॉडी की वेलोसिटी ग्रेटर थी तो उसको स्टॉप करने के लिए फिर भी हम ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट करते थे। तो यही तो हमने उन एग्जाम्पल से सीखा। तो उसी एग्जाम्पल में हमने जो सीखा उसको हमने डिफिनीशन के फॉर्म में लेकर कि यूनिट टाइम में किसी बॉडी की मोशन को रोकने के लिए या किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसी फोर्स के टर्म में हम मोमेंटम को मेजर करते हैं। और ये हम सीखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ और चेंज इन मोमेंटम का जो रिलेशन है। यानी न्यूटन सेकेंड लॉ तो एक्चुअली द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट हम मारते हैं F इजिकल टू ma। तो इस पर अगली वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे F इजिकल टू ma या F इजिकल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों थर्ड डिफिनीशन। अब फोर्थ वन केस में हम कहते हैं, फोर्थ वन केस में कि मोमेंटम जो है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन में होगी? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की डायरेक्शन में। यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन भी होगा।
फिफ्थ वन पॉइंट हम लिखते हैं कि मोमेंटम की सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बाय डिफिनेशन P इज इक्वल टू mv। m मास यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड SI में यूनिट है। अगर CGS में हम लेके तो CGS में किलोग्राम की जगह ग्राम बन जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड तो दोनों में सेम रहता है। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन जो है बच्चों मोमेंटम का वो है mL/-1। mL/-1 यानी मोमेंटम का जो रिलेशन है इससे हम डायमेंशन को निकाल सकते हैं। P = mv में m क्या है वो मास है, मास का डायमेंशन क्या है कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी की जो यूनिट है बच्चों वो है मीटर पर सेकेंड। अब मीटर यूनिट से भी हम डायमेंशन को लिख सकते हैं, तो मीटर यूनिट है लेंथ की तो ये L बन जाएगा। सेकेंड के लिए टाइम, T को ऊपर उठाने से L/-1, तो यहाँ पर लिखते हैं L/-1। तो ये डायमेंशन है मोमेंटम का। अब मोमेंटम को बच्चों हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफिकली मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम 3 केसेस को लेते हैं। फर्स्ट केस में हम लेते हैं फॉर अ गिवन बॉडी P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है V को। यानी जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो मोमेंटम भी बढ़ जाता है, वेलोसिटी घट जाती है तो मोमेंटम भी घट जाता है। यानी अगर हम कहें कि 2 बॉडीज है m1 और m2, पर m1 m2 के बराबर है जिसको हम सिंपली mb कहते हैं, यानी मास जो है वो कांस्टेंट है, वो बराबर है, सेम है। मास कांस्टेंट या मास सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम फर्स्ट के लिए मोमेंटम को लेके तो बन जाएगा m1 v1। सेकेंड के लिए अगर हम मोमेंटम को लेके तो वो m2 into v2 के, क्योंकि m1 की वेलोसिटी को हम बच्चों v1 लेते हैं, जबकि m2 की वेलोसिटी को हम v2 लेते हैं। अब मास को हमने कांस्टेंट रखा है, तो ऐसी केसेस में मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है वेलोसिटी के साथ। अब जब मोमेंटम डायरेक्टली रिलेटेड होता है वेलोसिटी के साथ, यानी अगर हम मोमेंटम को मोमेंटम पर डिवाइड करें तो m1 v1 डिवाइडेड बाई m2 v2 आ जाएगा। पर हमने कहा है कि m1 m2 के बराबर है जिसको हम mb कह सकते हैं, तो m1 और m2 कैंसल करेंगे, यानी m डिवाइडेड बाई m कैंसल करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट मोमेंटम जो है वो बराबर है v1 डिवाइडेड बाई v2 के, यानी मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के साथ। जब वेलोसिटी ग्रेटर होती है तो मोमेंटम भी ग्रेटर होता है। अब अगर हम सपोज करें इन दोनों में, सपोज कि m1 की जो वेलोसिटी है v1 वो ग्रेटर है वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मास m2, तो ऐसे केसेस में फिर हम कह सकते हैं कि p1 मोमेंटम जो होगा वो ग्रेटर होगा p2 मोमेंटम से, क्योंकि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है वेलोसिटी के साथ। अब जब वेलोसिटी ग्रेटर है तो उसका मोमेंटम भी ग्रेटर होगा, और उसका जो ग्राफ बनता है p वर्सेस v का, बच्चों ये है p और ये है v, तो वो होगा स्ट्रेट लाइन। यानी अगर हम कहें कि मास क्या है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी के बढ़ने से मोमेंटम भी बढ़ जाता है, तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हम सेकेंड केस को देखें, सेकेंड केस में हम लेते हैं कि सपोज अब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। सेकेंड केस में हम लेते हैं कि वेलोसिटी जो है वो सेम है या कांस्टेंट है, पर मासेस जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट मासेस वेलोसिटी सेम। फिर ऐसी सिचुएशन में बच्चों मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, मास ऑफ द बॉडी के साथ। अगर मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर होगा तो मोमेंटम भी ग्रेटर होता है, तो P इज डायरेक्टली रिलेटेड टू M के। अब अगर हम कहें कि फर्स्ट वन मास की मोमेंटम जो है वो m1 v1 है,
सेकेंड वन की जो मोमेंटम है वो m2 v2 है, पर v1 v2 आपस में बराबर है क्योंकि हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट लिया है। v1 इज इक्वल टू v2 को हम v का नाम देते हैं। अब इसके बाद अगर हम मोमेंटम p1 को p2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा m1v डिवाइडेड बाई m2v। v1 v2 की जगह हमने v को पुट किया क्योंकि v सेम है, तो v और v कैंसिल। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा p1 डिवाइडेड बाई p2 विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2 के। अब मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मास ऑफ द बॉडी के साथ। अब मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर होता है तो मोमेंटम ग्रेटर होता है। अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये है मास और ये मोमेंटम। तो बच्चों ग्राफ किया होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जब v किया हो वो कांस्टेंट हो, यानी मास के बढ़ने से मोमेंटम जो है वो बढ़ जाता है। अब थर्ड केस जो है फाइनल केस, थर्ड केस में अगर हम कंसीडर करें कि अब मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। फर्स्ट केस में हमने मास को कांस्टेंट लिया, सेकंड केस में हमने मोमेंटम को कांस्टेंट लिया और वेलोसिटी को कांस्टेंट लिया। फर्स्ट केस में मास, सेकंड में वेलोसिटी को कांस्टेंट, और थर्ड केस में अब हम मोमेंटम को कांस्टेंट लेते हैं। अगर हम थर्ड केस में कहें कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, अब जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो हम लिख सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 के। मोमेंटम कांस्टेंट है, एक का मोमेंटम दूसरे का मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी अगर हम कहें कि p1 इज इक्वल टू p2 के, p1 मोमेंटम है m1 v1 और p2 मोमेंटम है मास सेकेंड का m2 v2। अब अगर हम इस रिलेशन को डिवाइड करें m1 v2 पर तो m2 v2 इसको भी डिवाइड करेंगे m1 v2 पर, तो m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा, v2 और v2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन आ जाएगा v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1 के। तो बच्चों ऐसे केसेस में वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास को, यानी मास के बढ़ने से वेलोसिटी कम होती है या वेलोसिटी के इंक्रीज करने से बॉडी का मास कम होगा। यानी बॉडी का मास जब कम होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, अब बॉडी का मास जब ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होती है। तो ऐसे केसेस में वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है मास ऑफ द बॉडी के साथ। अगर हम ग्राफ को ड्रा करें, ये है वेलोसिटी और ये है मास, तो बच्चों ग्राफ जो है वो इस तरह आ जाएगा। अगर हम लेके कि p इज इक्वल टू कांस्टेंट के, जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये है कि मास के बढ़ाने से मोमेंटम वेलोसिटी जो है वो घट जाती है, या वेलोसिटी के बढ़ाने से मास क्या होगा वो कम होगा। जब मास कम होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जब मास ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी क्या होगी वो कम होगी। तो v वर्सेस m का जो ग्राफ आता है जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो वो इस फॉर्म का आ जाता है। तो ये था बच्चों कंप्लीट लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन सेकेंड लॉ F इजिकल टू ma और F इजिकल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका कंपैरिजन करेंगे। हम डिराइव करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ F इजिकल टू ma को F इजिकल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t से, दोनों में डिफरेंस को समझेंगे। F इजिकल टू ma का भी एप्लीकेबल है, कहाँ पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, कि सिंगल पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट मास के लिए ये सारा डिटेल उसी वीडियो लेक्चर में होगा और साथ में इम्पल्स का जो टॉपिक है वो भी हम इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।